हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद जैद हाशमी, फिजिक्स टीचर। तो मैं क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। क्लास 11th का पहला लेक्चर है हमारा ये, है ना। तो क्लास 11th का पहला लेक्चर ये हमारा है। इस लॉकडाउन के समय में हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जल्दी से हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, चाहे यूपी बोर्ड वाले हों चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हों। तो यूपी बोर्ड वालों का भी सीबीएसई पैटर्न ही हो चुका है, तो दोनों के लिए यूजफुल लेक्चर हो सकता है ये, है ना। तो ये क्लास 11th के लिए रिलेवेंट है, और जो क्लास 12th में है तो क्लास 12th के लिए उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है ये, है ना। तो क्लास 12th वाले देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो क्लास 11th वाले देखें इसको, जो क्लास 10th से मूव करके क्लास 11th में आए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अच्छा, तो फिजिक्स आप पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th में बहुत पतली पतली बुक होती थी, है ना। तो क्लास 10th में बहुत पतली पतली बुक होती थी। जैसे क्लास 10 से मूव करके हम जैसे ही क्लास 11th में आते हैं तो देयर इज अ बिग ट्रांजिशन, बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो जाता है, और हमें जो बुक होती है बुक बहुत मोटी मोटी दिखने लगती है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री को हो, चाहे वो मैथ की हो। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो उसे देख के घबराए नहीं, है ना, उससे झेलना सीखें। क्योंकि जो हमारे क्लास 11th में पढ़ने का जो पैटर्न होता है और जो क्लास 10th में पढ़ने का जो पैटर्न होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो धीरे धीरे मैं चीजों को समझाऊंगा, कैसे आपको उसको झेलना है, कैसे आपको उसको समझना है ना। धीरे धीरे बातें होंगी। खैर, तो सबसे पहले मैं समय को खराब ना करते हुए सबसे पहले जल्दी से फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स पे अगर हम जल्दी से आ जाते हैं तो फिजिक्स को लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में उसका ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इंग्लिश में इस टाइप से लिखा जाता है। और ये क्या है भाई? है ना, ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है, ये भी हमारा फिजिक्स लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है? दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। तो ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है दिस इज द ग्रीक वर्ड ऑफ फिजिक्स, ग्रीक वर्ड ऑफ फिजिक्स। ये हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड ऑफ फिजिक्स, ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स को इस टाइप से लिखा गया है। अच्छा, ग्रीक क्या होता है सर? ग्रीक एक बेसिकली लैंग्वेज है। जैसे अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में अगर जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। उसी टाइप से हमारे ग्रीस एक जगह है जहां पर ग्रीक वर्ड बोला जाता है, और उस ग्रीक वर्ड में फिजिक्स को इस टाइप से लिखा जाता है। अच्छा, ग्रीक वर्ड इस टाइप से लिखा जाता है फिजिक्स को। तो ज्यादातर आप जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ज्यादातर आप क्या सुनेंगे? ग्रीक वर्ड है, लैटिन नेम है, ये है, वो है, इस टाइप से आप सुनेंगे कि ग्रीक वर्ड इसका ये है, लैटिन नेम इसका ये है। जैसे कि आपने सोडियम सुना होगा, तो सोडियम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सोडियम अगर सुना है तो सोडियम का जो ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन नेम है, सोडियम का जो लैटिन नेम है वो लैटिन नेम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। इसीलिए सोडियम को किससे दिखाया जाता है? इसके फर्स्ट 2 लेटर से दिखाया जाता है। फिर अगर पोटेशियम की बात करें, किसकी? पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम को क्या बोला जाता है लैटिन नेम में? कैलियम। और इसे कैसे दिखाया जाता है? के से दिखाया जाता है। आपने देखा होगा पोटेशियम को के से दिखाया जाता है, सोडियम को Na से दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम जो होता है वो सोडियम का लैटिन नेम Na से स्टार्ट होता है, सॉरी नाइट्रियम होता है। नाइट्रियम का जो फर्स्ट लेटर जो है वो और सेकंड लेटर जो है Na है, तो उसी से सिंबल दिया जाता है, सिम्बलाइज किया जाता है। पोटेशियम को भी सिम्बलाइज किया जाता है के से। क्यों के से सिम्बलाइज किया जाता है? क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बहुत बार सुनना पड़ेगा कि भाई साहब ये ग्रीक वर्ड में इस टाइप से बोला गया, या फिर लैटिन वर्ड में इस टाइप से बोला गया, इसका लैटिन नेम ये है, इसका ग्रीक नेम ये है।
तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादातर इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे ग्रीस में ही हुई है, वो उन सब बाहर शहरों में ज्यादा हुआ है, इसलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड में और लैटिन में ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स हमारे इंडिया में ज्यादातर उत्पन्न हुआ है। मैथमेटिक्स जैसे जीरो की खोज किसने कहां से हुआ? हमारे इंडिया से ही हुआ। जीरो का खोज, नंबर सिस्टम, ये सब चीजें जो हैं हमारे इंडिया में ज्यादातर हुआ है। तो इंडिया में ज्यादातर हुआ है इसलिए क्या क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स ज्यादातर इंडिया में हुआ है, तो ज्यादातर यहाँ पर क्या मिलेगा? इंडियन नेम मिलेगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी ग्रीक लैंग्वेज आए तो घबराए नहीं। ग्रीक लैंग्वेज का मतलब ग्रीक लैंग्वेज बोला गया है ग्रीक वर्ड में। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाई, इसको न्यू, सिग्मा, आयोटा, जीटा। फाई, न्यू, सिग्मा, आयोटा, जीटा मिलके क्या बनाते हैं? फिजिक्स बनाते हैं। इसका भी हम यूज कई बार करेंगे सिंबल में, है ना। तो फाई, न्यू, सिग्मा, आयोटा, जीटा मैं एक बार लिख देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि ये हमारा बेसिकली है क्या? ये बेसिकली आपका है फाई। ये क्या है? न्यू, NEU, न्यू पढ़ते हैं इसको। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बेटा सिग्मा। और ये क्या है? आई जो लिखा हुआ आई, इसको पढ़ते हैं आयोटा। आगे जाके मैथ में भी इसको आप पढ़ेंगे। और ये जो इस टाइप से लिखा हुआ है घुमावदार, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे जीटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? जीटा। तो आपके दिमाग में ये सब थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि जीटा क्या है, आयोटा क्या है, सिग्मा क्या है, न्यू क्या है, फाई क्या है ना। तो इस टाइप से तो ये फिजिक्स बेसिकली है। फिजिक्स का डेफिनेशन ये पढ़ेंगे सबसे पहले भी। तो फिजिक्स है क्या? बेसिकली फिजिक्स हमारे साइंस का ब्रांच है। फिजिक्स हमारे साइंस का क्या है? ब्रांच है। अच्छा, फिजिक्स हमारे साइंस का अगर ब्रांच है तो साइंस बेसिकली है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज साइंस? तो साइंस के बारे में अगर हम बात करें, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड, है ना। डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, देखो यहां भी लैटिन नाम आ गया, लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस कहां से डिराइव्ड होता है ना। साइंस हमारे साइंटिया वर्ड से डिराइव्ड होता है, जो कि साइंटिया वर्ड क्या है? साइंटिया वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है? जानना। असलियत में जब भी हम साइंस पढ़ रहे हो, साइंस का मतलब क्या करते? साइंस का मतलब क्या होता है? जानना ही होता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में जान लेना ही क्या बेसिकली होता है? साइंस। और साइंस के कई ब्रांच होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी कई ब्रांच होते हैं हमारे। लेकिन हमारे क्लास 12 में क्या होता है? क्लास 12 में साइंस का ब्रांच ज्यादातर हम लोग साइंस साइड वाले क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो उसमें से एक पार्ट हमें पढ़ना है जो कि फिजिक्स से बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, फिजिक्स है। फिजिक्स का ग्रीक वर्ड हमने ये बताया आपको, फिजिक्स का ग्रीक वर्ड ये बताया जिसका मीनिंग क्या होता है। जिसका मीनिंग मैं इसे इरेज कर देता हूं। इस वर्ड का मीनिंग बेसिकली होता है नेचर, है ना। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेचर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि भैया भाई साहब फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर, साइंस का मीनिंग क्या होता है? जानना। अच्छा, साइंस को अरेबिक वर्ड में और भी कुछ बोला जाता है। अरेबिक वर्ड में अगर हम बात करें, अरेबिक वर्ड में अगर साइंस को हम बोले तो अरेबिक वर्ड में हम साइंस को बोलते हैं इल्म। ILM मतलब क्या हो गया? इल्म। इल्म मतलब भी क्या होता है? बेसिकली आपका जानना, है ना। इल्म मतलब भी जानना, टू नो मतलब भी जानना, साइंटिया का मतलब ही होता है जानना, मतलब साइंस का मतलब जानना। मतलब ये हमारा ये है साइंस। तो साइंस को अरेबिक वर्ड में इल्म बोलते हैं। साइंस को कहां से डिराइव होता है? लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिया। साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो। साइंस का ब्रांच होता है फिजिक्स। फिजिक्स को हमारे ग्रीक वर्ड में इस तरीके से लिखा जाता है, जिसका हमारा मीनिंग क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, है ना। तो यहां पे बेसिकली हम क्या करेंगे? प्रकृति को जानेंगे, प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, नेचर की घटनाओं के बारे में बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। अच्छा, नेचर की घटनाओं के बारे में बात करेंगे और उसका लॉज बनाएंगे। अभी बातें हम आगे और करेंगे। ध्यान से अगर आप देखें, फिजिक्स है ये, ठीक है।
फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, नेचर। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर अपने बातों को और आगे बढ़ाता हूं। है ना? तो अब अगर हम बात करें फिजिक्स को संस्कृत में क्या बोला जाता है, संस्कृत में फिजिक्स को बोला जाता है, इन संस्कृत इसे बोला जाता है भौतिकी। जो कि यूपी बोर्ड की बुक पे लिखा हुआ होगा भौतिकी, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है ना? संस्कृत में लिखा होता है भौतिकी। संस्कृत लैंग्वेज में फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी, है ना? भौतिकी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में जाना, थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जाना कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज द फिजिक्स। पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या उठता है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, है ना? फिजिक्स हमारा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स है क्या, इट इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ, फिजिक्स इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ नेचर and its laws. Physics is the branch of science in which we have to study about the nature and natural phenomenon along with its laws. मतलब कि फिजिक्स हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसके अंदर नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचर के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ उसके लॉज बनाते हैं, लॉज के बारे में हम बात करते हैं। उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स का मतलब बेसिकली आपको पहले बताया मैंने, नेचर होता है। और नेचर अगर होता है तो नेचर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं, घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसका हम क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा फिजिक्स हुआ। तो फिजिक्स का डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और फिजिक्स में क्या क्या होते हैं, फिजिक्स में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इवेंट, है ना? इवेंट मतलब घटना, कोई घटना हुई, कोई चीज हुआ आपके साथ नेचर के अंदर, है ना? उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिक्स में क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, उस घटना को देखने वाला होना चाहिए, जो देख रहा है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। तीसरा एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वर उस घटना को देख रहा है उस पर क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। अभी समझाऊंगा चारों चीजों को। लास्ट में क्या होगा, लॉज। तो ये चारों चीज मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी फिजिक्स बनाती है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर अगर चार चीजें आती हैं, पहला क्या होता है, एक इवेंट होता है, दूसरा ऑब्जर्वेशंस होता है, तीसरा एक्सपेरिमेंट्स होता है, फिर लास्ट में एट द लास्ट क्या बनता है, हमारा लॉज बनता है। जैसे कि बेटा आपने सुना होगा बहुत पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन साहब हमारे फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये हमारे न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब अगर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो इनका नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या बोला जाता है, सर आइजक न्यूटन, सर लगाया जाता है आगे। तो ये हमारे फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपने सुना होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने क्या बताया था कि whenever there is a two massive body M1 और M2 जिनके बीच का सेपरेशन क्या था, R था। अगर M1 और M2 दो मैसिव बॉडी हैं, दो मैसिव पार्टिकल्स हैं, उनकी जिनके बीच का क्या है, सेपरेशन अगर R है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स को उन्होंने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स की वैल्यू उन्होंने क्या बताई थी, कैपिटल G M1 M2 अपॉन में R², जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो फॉर्मूला आया था, ये एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला उन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंटली।
एक्सपेरिमेंट किया था, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया था। जब उनका एक्सपेरिमेंट सही बैठा तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो दो पॉइंट पार्टिकल्स के, दो पॉइंट मैसिव पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये होता है। तो ये बेसिकली उनके दिमाग में आया कैसे, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो ये दिमाग में उनके आया कैसे, तो बेसिकली उन्होंने एक बार हुआ क्या था, आपने सुना होगा उनकी कहानी कि एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एप्पल गिरा, और जब उनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने एप्पल को खाया नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई साहब अगर एप्पल गिरा पेड़ से तो क्यों गिरा, एप्पल अगर पेड़ से ऊपर से गिर रहा है तो ये एप्पल गिर क्यों रहा है। उन्होंने उसके बारे में सोचा, उन्होंने खाया वाया नहीं। अगर खा लिया होता तो ये इतना सब कुछ पढ़ना ही ना पड़ता हमको, है ना। 50 से 70% फिजिक्स हमारे न्यूटन के लॉ से ही हो जाती है, तो 50 से 70% वो गायब हो जाता अगर न्यूटन सोचे ना होते तो न्यूटन ने असलियत में बेसिकली उन्होंने सोचा कि एप्पल क्यों गिरा। तो बहुत दिमाग लगाया, बहुत परेशान हुए कि भाई साहब वो नीचे क्यों गिर रहा है। फिर वो जब घर जाते हैं तो अपना टेबल उठा के फेंकते हैं तो टेबल नीचे आता है। कुर्सी उठा के फेंकते हैं तो कुर्सी भी नीचे आता है। फिर वो खुद टेबल पे चढ़ जाते हैं और खुद टेबल पे चढ़ के फिर वो कूद जाते हैं एयर में आते हैं तो फिर देखते हैं कि वो खुद नीचे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ यार, कि दुनिया की जितने भी पार्टिकल्स होती हैं, जितनी भी मैसिव बॉडी होती है, वो हमेशा क्या करती हैं, उनको अर्थ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली हुआ क्या, न्यूटन साहब के साथ एक इवेंट हुआ जो कि एप्पल नीचे गिरा। वो जो इवेंट हुआ जो कि एप्पल नीचे गिरा, उन्होंने ऑब्जर्व किया। न्यूटन साहब खुद ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, घर पे जाकर चीजों को उठा के पटका, है ना, चाय का प्याला उठा के छोड़ दिया हवा में, किताबें उठा के फेंकी, टेबल उठा के फेंका, कुर्सी उठा के फेंका। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और उसके अलावा भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने लास्ट में क्या दिया, एट द लास्ट उन्होंने लॉज बनाया। ये क्या बोलते हैं, F बराबर G m1m2/r², ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए फिजिक्स में होता है क्या। बेसिकली फिजिक्स में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉ। द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज बेसिकली नोन एज फिजिक्स, है ना। तो इतना कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स के बारे में हमने जान ली, फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स क्या है। उसके साथ साथ हमने क्या जाना कि साइंस क्या होता है। लेकिन अब बात आती है हमारे चैप्टर की, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो धीरे धीरे आराम से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, और जो दूसरा चैप्टर है मोशन, साथ में वेक्टर लेके, वो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि आप पहली बार 10 से 11 में मूव किए हैं, तो थोड़ी दिक्कतें आपको होंगी, थोड़ी परेशानी होंगी, क्योंकि नई नई चीजें मिलेंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो जाएगी। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो कंटिन्यू करते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हमारा क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट है तो फिजिक्स में मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यूनिट की भी बात करूंगा अभी, फिर मेजरमेंट के बाद। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, मेजरमेंट बेसिकली है क्या, है ना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ any physical quantity, the comparison of any physical quantity with fixed standard, fixed amount, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, is basically known as measurement, known as measurement। मेजरमेंट का मतलब क्या, मेजरमेंट मतलब मापना होता है। किसी चीज को मापना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं तो बेसिकली क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। जैसे आप किसी कपड़े दुकान पे जाते हैं तो 2 मीटर
कपड़ा बोलते हैं, 4 मीटर कपड़ा बोलते हैं, 6 मीटर कपड़ा बोलते हैं। सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो 2 किलो आलू, 4 किलो आलू, है ना, पोटैटो दे दीजिए, टोमेटो दे दीजिए, मतलब वो केजी में बोलते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसका मेजरमेंट है। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड हो रहा है, या यहां से वहां तक जाने में, या इस चौराहे से उस चौराहे तक जाने में, मुंबई से दिल्ली तक आने में इतना टाइम लगता है। वो बेसिकली क्या है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेजरमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज से। समझ में आ रही बात, कि अगर हम मैंने किसी चीज को अगर मैंने मेजर किया, मेजर करने का मतलब उस चीज को हमने क्या किया, किसी दूसरे चीज से, किसी फिक्स्ड अमाउंट के चीज से मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। जैसे मैं अगर आपसे कह रहा हूं, कि 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर इन 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट के बीच का आप टेप लाएंगे डायरेक्ट, और यहां से लेके यहां तक टेप से आप बता देंगे, या स्केल से नाप लेंगे। अगर स्केल से अगर मेजर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके बीच का सेपरेशन होगा। सपोज इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 3 मीटर। अगर इनके बीच का सेपरेशन 3 मीटर है तो 3 मीटर जो लेंथ है आपका, ये वैल्यूज है इस लेंथ का, सेपरेशन का 2 पॉइंट के बीच का। तो 3 मीटर का बेसिकली मतलब क्या हुआ, 3 मीटर का बेसिकली मतलब ये हुआ कि इसमें 1 मीटर जो है वो 3 बार घुसा हुआ है। इसमें 1 मीटर 3 बार घुसा हुआ है, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मिला के क्या बनेगा, 3 मीटर। और ये जो मीटर होता है, इसी मीटर को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा फिक्स्ड अमाउंट है जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड। और इसी को हम बाद में जाके क्या बोलेंगे, यूनिट बेसिकली बोलेंगे, है ना। बाद में चर्चा होगी खूब ढेर सारी, यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है। मैं थोड़ा आपको क्या दे रहा हूं, मीनू कार्ड दे रहा हूं, मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूं क्या है बेसिकली। क्योंकि अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर बेसिकली है क्या, कि पहला चैप्टर हमारे पूरे फिजिक्स का जो चैप्टर है वो सबका एक मीनू कार्ड है। मीनू कार्ड समझते हैं, मीनू कार्ड का मतलब क्या, बेसिकली मीनू कार्ड का मतलब ये कि आप जैसे किसी होटल में गए तो आपको एक मीनू कार्ड थमाता है वो, और अगर वो मीनू कार्ड थमाता है तो उसमें लिखा होगा खीर है, फ्राइड राइस है, ये है, वो है, इस टाइप से दही बड़ा है, इस टाइप से ढेर सारे मीनू कार्ड बनेंगे। अच्छा, मीनू कार्ड में ढेर सारी डिशेज लिखी होंगी। अगर ढेर सारी डिशेज लिखी होंगी, अगर आपने देखा खीर है, ओ खीर है, बड़ा मीठा है, ये है, वो है, आपके दिमाग में बनेगा क्या आपने खीर खा लिया। बेसिकली खीर खाया नहीं, खीर का स्वाद भी नहीं पता चला आपको, लेकिन हाँ उसमें लिखा हुआ है ये खीर है ना। अगर उसमें लिखा हुआ है ये खीर है, या फिर कॉफी लिखा हुआ है, या फिर कोल्ड कॉफी लिखा हुआ है, कोल्ड कॉफी है, या फिर हॉट कॉफी है, सिर्फ आपने उसको पढ़ा है, तो बेसिकली मेन्यू कार्ड आपने उसको पढ़ा है लेकिन टेस्ट नहीं किया। टेस्ट कब करेंगे, जब आप उसको ऑर्डर देंगे, मंगाएंगे, जब पिएंगे कॉफी को, तो आप टेस्ट करके बताएंगे हाँ ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और हमने पी लिया। तो हम बेसिकली कर क्या, ये मेन्यू कार्ड है बेसिकली हमारा पहला चैप्टर। ये पहला चैप्टर में हम बेसिकली करेंगे क्या, हर चीज के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। थोड़ी जानकारी लेने के बाद हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। असलियत में ये जो यूनिट होता है, यूनिट हमारे हर चैप्टर में आएगा। हर चैप्टर में यूनिट की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करेंगे, समझाएंगे आपको कि यूनिट बेसिकली होता क्या है ना। बात समझ में, तो हर चीज को सुनते रहिएगा ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है। तो बेसिकली अब अगर मैंने लेंथ को बोला 3 मीटर, 3 मीटर में 1 मीटर कितनी बार सम्मिलित है ना, कितनी बार सम्मिलित है, तो 1 मीटर मिला के 3 मीटर, मतलब 1 मीटर जो है वो 3 बार घुसा हुआ है। अगर इस सेपरेशन का लेंथ अगर मान लो बाई चांस 5 मीटर होता तो इसमें 1 मीटर क्या है, 5 बार है। 10 मीटर होता तो 1 मीटर 10 बार है। तो बार बार हम बेसिकली किससे नाप रहे हैं, मीटर से ही नाप रहे हैं, मीटर में ही बोल रहे हैं बार बार। तो मीटर क्या हो गया बेसिकली यूनिट, और उसी मीटर से हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें 1 मीटर कितनी बार घुसा हुआ, 10 बार घुसा हुआ है। इसमें 1 मीटर 3 बार घुसा हुआ है, इसमें 1 मीटर 4 बार घुसा हुआ है। बेसिकली हम क्या रहे हैं, कंपेयर ही तो कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, है ना। मतलब इस लेंथ को हम किससे तुलना कर रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट से तुलना कर रहे हैं। वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट 1 मीटर है। दिस इज बेसिकली नोन एज यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा लेंथ है, वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या हो गया, 1 मीटर हो गया बेसिकली। ठीक है, ये हमने नाप लिया। तो बेसिकली मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है बेसिकली कंपेयर करना।
किसी चीज को क्या कर देना, कंपेयर करना। जैसे आपको पूछा गया कोई भी चीज कितनी भारी है, अगर कोई भी चीज पूछा जाए कितनी भारी है तो आप क्या बोलेंगे, मान लेते हैं इसको आपने मेजर किया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 किलोग्राम, किसी भी चीज को मेजर किया, अगर वो 5 किलोग्राम आ गई, इसका मतलब क्या है 5 किलोग्राम में 1 किलोग्राम कितने टाइम्स इन्वॉल्व है, तो आप बोलेंगे इसमें 1 किलोग्राम जो है 5 टाइम्स इन्वॉल्व है, 5 टाइम्स इन्वॉल्व है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम अगर 5 टाइम्स इस बॉडी के अंदर अगर इन्वॉल्व है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका भार वेट कितना हो जाएगा 5 किलो। तो ये 5 किलो बेसिकली हो गया, इसका मास हमारा कितना हो गया 5 किलो हो गया। तो ये 5 किलो, तो यहाँ पे 1 केजी क्या बना, 1 केजी आपका बेसिकली यूनिट बना, एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि 1 किलो से ही हर चीज को नापा जाएगा, है ना। तो बेसिकली ग्राम से भी किसी न किसी चीज को नापा जाता है। तो ये सब की चीज के बारे में चर्चा होगी। बेसिकली हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली अगर किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट से। वो फिक्स्ड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसी को यूनिट बाद में बोला जाता है, बेसिकली नोन एज मेजरमेंट। असलियत में सिर्फ इसी चीज को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए खाली हम स्टैंडर्ड या यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, हम हमारे दिमाग में हर चीज का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे किसी आदमी को हमने क्या बोला, किसी आदमी को बोला कि वो आदमी बहुत पतला है, या फिर किसी आदमी को हम बोल देते हैं कि वो आदमी बहुत मोटा है। तो अगर मैंने बोला कि वो आदमी बहुत मोटा है, तो इसका मतलब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड साइज बना हुआ है कि भाई साहब कि एक ये साइज होना चाहिए, एक परफेक्ट आदमी का जो पर्सनालिटी होना चाहिए वो पर्सनालिटी एक साइज है। मान लेते हैं सलमान खान की साइज है, तो सलमान खान की साइज से अगर उसका डायमीटर या उसका जो चौड़ाई है, उसका विड्थ जो अगर कम होता है जिस आदमी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आदमी बहुत पतला है। और अगर सलमान खान के साइज से उसका जो आपका चौड़ाई है उससे ज्यादा चौड़ा अगर आदमी आपको दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आदमी तो बहुत मोटा है ना। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जब हम बोल रहे थे ये आदमी बहुत मोटा है या फिर ये आदमी बहुत पतला है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट जुड़ा हुआ है कि हाँ भाई साहब कि ये फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, मतलब एक आदमी की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा साइज का हुआ तो उसे मोटा बोलेंगे, उससे कम साइज का हुआ तो हम उसे पतला बोलेंगे। ऐसे ही काले गोरे का भी चक्कर है कि अगर कोई आदमी बहुत काला हुआ या फिर कोई आदमी गोरा हुआ, तो हमारे दिमाग में एक फिक्स्ड अमाउंट बैठा हुआ है कि उससे हम कंपेयर करेंगे कि एक आदमी है कि हमने मान लिया अपने दिमाग में एक आदमी का ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। अगर इस कलर से ज्यादा क्या नाम है, कम कलर का हुआ तो उसे हम बोलेंगे काला है, या फिर उससे ज्यादा गोरा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा गोरा है ना, और ये नॉर्मल आदमी है। मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट अपने दिमाग में हम बैठा लेते हैं, हर चीज का एक फिक्स्ड अमाउंट हम बैठा लेते हैं। खैर तो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, किसी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, और उस फिक्स्ड अमाउंट से उस चीज का कंपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये मेजरमेंट होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेजरमेंट बेसिकली हुआ, द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। इन सब चीजों बेटा आऊंगा भी, और है ना, अभी तो थोड़ी चर्चा हो रही है, इन सब चीजों पे मैं फिर दोबारा आऊंगा भी। तो मेजरमेंट बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट 2 टाइप के होते हैं। पहला मेजरमेंट बाय काउंटिंग, और दूसरा मेजरमेंट आपका होता है बाय कंपैरिजन, है ना। 2 टाइप से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, एक तो गिनकर बाय काउंटिंग, जैसे बाजार गए, एक बाय कंपैरिजन में भी हमारे 2 टाइप्स के। पहला टाइप्स क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, एक हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्टली हम किसी चीज को मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, जो आपको मैंने एग्जांपल लिया था वही वाला, 2 निशान है, 2 पॉइंट्स है, उनके बीच का सेपरेशन अगर मान लेते हैं 2 मीटर है, तो
तो इसके अंदर 1 मीटर कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार इन्वॉल्व है, 2 बार इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस 2 मीटर को 1 मीटर से कंपेयर किया, हमने क्या बताया कि इस लेंथ के अंदर 1 मीटर 2 बार इन्वॉल्व है, दैट इज बेसिकली 2 मीटर। इस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन जो हुआ 2 मीटर। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। क्यों डायरेक्ट मेथड बोला, क्योंकि अगर इन दोनों निशान के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना सेपरेशन है, डायरेक्ट आप इंची टेप लेके आएंगे, स्केल लेके आएंगे और यहां से नाप देंगे, नाप के बता देंगे ये भाई साहब ये आपका 2 मीटर है। लेकिन कभी आपसे ये पूछा जाए कि बताओ सन और मून के बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये काम तो नहीं करोगे ना कि भाई साहब स्केल लेके आया या फिर इंची टेप लेके आया, प्लेन में बैठ गया और अर्थ से उड़ा पहुंच गया मून पर। ये सब करने वाले नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये पॉसिबल भी नहीं है तो लोग कैसे निकालते हैं, सेपरेशन तो निकाला हुआ है, बुक में लिखा हुआ होता है भाई साहब ये सेपरेशन होता है अर्थ और मून के बीच का। इवन हमारे सन और अर्थ के बीच का सेपरेशन भी यहां तक की है, सन और अर्थ एंड मून। मतलब ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका अर्थ है और ये क्या है, मून है। तो इनके बीच का सेपरेशन हम निकालते कैसे हैं, इनके बीच का सेपरेशन निकालना ऐसा तो नहीं करेंगे कि हाँ टेप लेंगे और डायरेक्ट मेथड की तरह टेप लेके अर्थ से मून की तरफ चल देंगे, है ना। हम लोग को परोड़ तो लगा नहीं है कि हाँ अर्थ से उड़ जाएंगे और मून तक जाएंगे, टेप लेके खींचा और बता दिए इतना बड़ा सेपरेशन है। उतना बड़ा टेप भी नहीं होता है भाई। और उसके साथ साथ अब अगर आप सोचेंगे आप प्लेन से चले जाएंगे, प्लेन से भी नहीं जा सकते आप, अर्थ से मून तक आप प्लेन से भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो खैर मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है इनके बीच का सेपरेशन नापने के लिए। तो इनके बीच का सेपरेशन नापने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, यहां से अर्थ से लेजर लाइट छोड़ा जाता है एंड दिस लेजर लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड बाउंस बैक टुवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ की तरफ ये आता है, तो ये जब अर्थ की तरफ आता है तो जाने और आने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर सकता है, जो अर्थ से मून तक लाइट को जाने में, लेजर लाइट को जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट कर सकता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टॉप वॉच बोलते हैं। तो स्टॉप वॉच क्या करता है, टाइम को कैलकुलेट करता है, टाइम कितना लगा आने और आने में 2.56 सेकंड कैलकुलेट किया गया। अच्छा 2.56 सेकंड कैलकुलेट किया गया और स्पीड कितनी होती है लेजर लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सब लोग पता होगा स्पीड ऑफ लाइट, हमारी लाइट ही है तो एयर और वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, d है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जाने और आने में टोटल डिस्टेंस 2d, क्योंकि टाइम हमें क्या पता है, टाइम टोटल पता है जाने और आने में, इसलिए टोटल डिस्टेंस भी हम क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस देखेंगे जाने और आने में कितना 2d। तभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा पाएंगे कितना, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2d इज इक्वल टू स्पीड इंटू में कितना हो गया टाइम। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर v इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा 2। सबकी वैल्यू उठा के रख दो, 3 × 10⁸ इंटू में कितना हो जाएगा 2.56 अपॉन में 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। यही बताया जाता है कि अर्थ और मून के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एवरेज क्यों बोला गया, क्योंकि ये लगभग वैल्यू बता रहे हैं हम, इसकी ये लगभग वैल्यू है। क्यों, क्योंकि टाइम में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, टाइम लगाओ 2.55 2.56 बता दिया। हमारे दबाने में, स्टॉप वॉच को दबाने में, है ना, हमें कुछ देरी हो गई होगी जब ये छोड़ा गया होगा, या फिर जब रिफ्लेक्ट होके आया होगा तो जब हमने स्टॉप वॉच को प्रेस किया उसमें भी कुछ एरर आया होगा दबाने में, और दबाने में स्टॉप वॉच के बटन को। तो ध्यान से अगर आप देखें तो टाइम की वैल्यू 2.56 हो सकती है, या फिर 2.5 हो सकती है, या तो 2.7 भी हो सकता था। लेकिन लगभग टाइम की वैल्यू कितनी ली गई, 2.56 ली गई। तो उससे ये वैल्यू जो आ रही है, डिस्टेंस ये आ रही है, और इसी को क्या बोला गया, एवरेज बोला गया। अच्छा, एवरेज बोलने का और भी कई टाइप के कारण है ना, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। यहाँ पे इसकी लगभग वैल्यू इतनी आ गई, डिस्टेंस कितना आ गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और है कि अगर मान लो आपको एक हिल
की हाइट निकालनी है, ये हिल बहुत ऊंचा है, इसका बेस बहुत चौड़ा है, हिल है, टावर है जो कि बहुत ऊंचा है, मान सकते हैं बुर्ज खलीफा है। आपको बुर्ज खलीफा की अगर हाइट निकालनी होगी, बताओ बुर्ज खलीफा कितनी ऊंचा है, कितना ऊंचा है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे टेप लेके नीचे से चढ़ जाएंगे बुर्ज खलीफा के ऊपर और नाप डालेंगे पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा ऐसा करने वाले हम नहीं है। तो बेसिकली इसका नापने का तरीका क्या होता है, इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, वी स्टैंड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर हम स्टैंड हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे। इसके एलिवेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल बता सकते हैं कि कितने एंगल पे वो टावर बना रहा है ना। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने। और अगर इनके बीच यहां बेस का सेपरेशन कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, टावर के बेस से इस आदमी के बीच का जहां से वो नापा जा रहा है उसका डिस्टेंस अगर डी है, तो हम यहां क्या लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये अगर इस ट्रायंगल में आप फॉर्मूला लगाएं कौन सा, tan थीटा वाला, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हाइट हो गया बेटा और बेस क्या हो गया d। तो ध्यान से अगर आप देखें आपको हाइट ही तो निकालनी थी, तो d tan थीटा, d आपको नोन था, थीटा नोन था, tan थीटा आ गया, तो d tan थीटा इज द हाइट ऑफ द टावर। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, बहुत ज्यादा अच्छा मेजरमेंट नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये इसका बेस बहुत चौड़ा है तो इसके अंदर घुस के हमने सेपरेशन तो नापा नहीं, क्योंकि जब भी हम इसका डिस्टेंस नापेंगे आदमी से लेके इस टावर तक का, तो अगर बेस बहुत अगर चौड़ा हुआ तो इसके मिड पॉइंट से नापा जाएगा ना लगभग। तो अगर इसके मिड पॉइंट से नापा जाएगा तो उसके अंदर तो घुस नहीं सकते हैं। तो हमने नापा कहां से होगा, हमने लगभग जहां तक हम जा सकते हैं इस टावर के जितने नजदीक, उतने नजदीक तक जाकर हमने डिस्टेंस लिया होगा और थोड़ा बहुत बढ़ा दिया होगा। तो डी बहुत अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे हम डी मेजर नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए एच की वैल्यू बहुत अच्छी खासी नहीं आती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है तो तीसरा तरीका भी हमारे पास है मेजर करने का। तीसरा तरीका मेजर करने का हमारे पास क्या है, तीसरा तरीका बेटा है कि स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट अ पॉइंट, ये आपका हिल है ना, यहां पे स्टैंड हो जाते हैं। कैलकुलेट द एलिवेशन सपोज थीटा 1, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए, जिसकी हाइट कितनी है h, हमें ये नापनी है। अब यहां से थीटा 1 कैलकुलेट करने के बाद आप मूव कर जाओ x डिस्टेंस टुवर्ड्स दी हिल, और उसके बाद किसी एक दूसरे पॉइंट पर, पॉइंट बी, यहां पर खड़े होकर क्या करो, कैलकुलेट करो दूसरा एलिवेशन थीटा 2। तो ये जैसे कैलकुलेट करेंगे थीटा 2, तो आपको क्या नोन है, थीटा 1 नोन है, थीटा 2 नोन है, x नोन है, h निकालना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप थोड़ा सा फिर से वही वाला हाइट एंड डिस्टेंस वाला मेजरमेंट ही आप करने वाले हैं। तो कैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस को यूज करके, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, हम यहाँ पर हाइट ऑफ द हिल निकालेंगे। ध्यान से अगर आप देखें तो मान लो ये आपका क्या है, डी है, यही डी तो हमें परेशान कर रहा था, तो ये मान लेते हैं ये हमारा डी है ना, ये हमारा क्या है, डी है, जो कि हमें मालूम नहीं है। अगर ये मालूम नहीं है तो सबसे पहले क्या करें, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा 1 लगाएं, ये तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर tan थीटा 1 लगाते हैं तो tan थीटा 1 बेटा की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा 1 इज इक्वल टू h अपॉन में d बन गया बड़े वाले ट्रायंगल में। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा 2 लगाइए, छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें ये tan थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ये बेस कितना होगा, ये आपका पूरा d है, ये x है, तो बचा कितना h अपॉन में d माइनस x। अब बताओ अनवांटेड थिंग उसमें कौन है, d तो हमें पता ही नहीं था, वही तो अनवांटेड था, उसी के कारण तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था। तो d हमारा क्या है, यहाँ पर अनवांटेड है, इसका मतलब d को एलिमिनेट किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले से d को हटा दो, जैसे इन दोनों फॉर्मूले से d को हटाते हो आपके पास h की वैल्यू आ जाती है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो h की वैल्यू कैसे आती है, d की वैल्यू फ्रॉम 1, यहां से d की वैल्यू h cot थीटा 1 आ जाएगी, है ना, और यहां से d माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, d इज इक्वल टू h cot थीटा 1, और यहां से d माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h cot थीटा 2, इसको उधर करके इसको नीचे करके,
1/tan थीटा कितना होता है कॉट थीटा। अच्छा डी की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दीजिए, जैसे डालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी h cot थीटा 1 माइनस में कितना x इज इक्वल टू कितना h cot थीटा 2। इस वाले वैल्यूज को उधर कर दिए, x को इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा h कॉमन हो जाएगा, h कॉमन होके x अपॉन में कितना आ जाएगा cot थीटा 1 माइनस में कितना आ जाएगा cot थीटा 2। अब बताओ थीटा 1 नोन है, थीटा 2 नोन है, x नोन है, x हम मेजर कर सकते हैं कि कितना हम आगे गए थे, यहां से t एलिमिनेट हो गया। तो ये ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हुआ हमारे हाइट ऑफ द हिल का या हाइट ऑफ द टावर का। समझ आ रही बात। तो ये सब तरीके हैं इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड किसी चीज को मेजर करने का। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ जो तीनों तरीका मैंने बताया। और जो पहला तरीका था क्या था, डायरेक्ट आप मेजर कर रहे थे इंच टेप से या फिर आप स्केल से, तो डायरेक्ट मेथड था, है ना। तो ये सब चीजों पे धीरे धीरे अभी और आगे बात होगी, तो इसको जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।